नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो वाकया, जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं, उसे सुनकर आप रो पड़ेंगे, या फिर अगर मैं ये कहूं कि सुनकर कलेजा फट जाएगा तो भी शायद ये गलत नहीं होगा। हम और आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, क्या हम उन चीज़ों को उस रूप में होने से रोक सकते हैं। बहुत ज़्यादा पहेलियां नहीं बुझाते हुए आइए शुरुआत करता हूं। ये वाकया है उत्तराखंड का। राजधानी देहरादून के पास काशीपुर है। काशीपुर की ये घटना है और तारीख है 31 मई 2023, यानी 31 मई 2023। इसी साल की बात है, पिछले महीने की। 31 मई की सुबह एक परिवार में 3 लोग होते हैं। माता पिता, जिनकी उम्र क्रमशः, मतलब लगातार अगर मैं कहूँ, पिता की उम्र तकरीबन 50 साल, माता की उम्र तकरीबन 45 साल और 12 साल का एक छोटा सा प्यारा सा बेटा। बेटा जब सुबह नींद से जागता है तो वो देखता है कि मम्मी पापा अभी भी सो रहे हैं, वो उठे नहीं हैं। आमतौर पर होता उल्टा था, मम्मी पापा पहले उठ जाते थे और फिर वो बेटे को उठाते थे, लेकिन आज कहानी थोड़ी अलग सी थी। बेटा अपने बेड से उठकर मम्मी पापा के पास जाता है, उन्हें उठाने की कोशिश करता है, आवाज़ लगाता है, जवाब नहीं मिलता, ज़ोर से चिल्लाता है, जवाब नहीं मिलता, फिर जाकर टच करता है, हिलाता है, पापा उठिए, मम्मी उठिए। न तो पापा उठते हैं न मम्मी उठती है, रिस्पॉन्ड नहीं करते। बेटा थोड़ा हैरान होता है। 12 साल की उम्र ऐसी होती है जब इंसान न तो पूरी तरह से मैच्योर होता है और न ही पूरी तरह से बच्चा होता है। इंसान कुछ कुछ समझने लगता है। ये वो एज है, उसे धीरे धीरे दुनिया की जो चीज़ें हैं, जिनको समझना इंसान के लिए ज़रूरी है, धीरे धीरे उसे वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो 12 साल का ये बच्चा जो है वो कुछ देर तक उधेड़-बुन में रहता है और अपने पेरेंट्स को जगाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जब पेरेंट्स नहीं उठते तो हार कर वो रुआंसा हो जाता है और रुआंसा होने के बाद वो 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाता है। काशीपुर की पुलिस वहाँ पहुँचती है और पुलिस के घर आते ही बच्चे के रोने की आवाज़, बच्चे के बेचैनी की तस्वीरें, उसको रोता हुआ देखकर आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस भी आती है और पुलिस अंदर जाकर चेक करती है, और जब चेक करती है तो बच्चा तो खैर पहले ही डिसअपॉइंटेड था। पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आसपास के जो लोग हैं वो भी हैरान हो जाते हैं ये जानकर कि उस बच्चे के माता पिता दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। पिता का परिचय मैं सबसे पहले आपको बताऊं। इनका नाम है डॉक्टर इंद्रेश शर्मा, उम्र है तकरीबन 50 साल, और माता है वर्षा शर्मा, जो एक हाउसवाइफ हैं। डॉक्टर इंद्रेश जो है काशीपुर के एक निजी हॉस्पिटल में काम करते थे एज अ फिजिशियन, लेकिन डॉक्टर इंद्रेश और उनकी पत्नी की रहस्यमयी हालत में 31 मई की सुबह को लाश मिलती है, और लाश मिलती है घर के अंदर, और जिस घर में एक छोटा सा बच्चा और मौजूद होता है जो इनका ही बेटा है। अब जब ये सब कुछ होता है तो पुलिस वाले बॉडी रिकवर करते हैं। बॉडी रिकवर करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो एक और दहलाने वाली, एक और दुखद सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि पति पत्नी दोनों के शरीर में एनेस्थीसिया का ओवरडोज है, यानी बेहोशी की दवाई जो है वो जितना एक इंसान ले सकता है, जितना एक इंसान बर्दाश्त कर सकता है, उससे कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके शरीर में एनेस्थीसिया की खुराक दी गई है। ये मौत कैसे हुई? एनेस्थीसिया उनके शरीर में कैसे पहुंचा? बच्चा अगर उस घर में था तो बच्चे को कुछ कैसे नहीं हुआ? ये सब अपने आप में बहुत बड़े सवाल थे जिनकी अब पड़ताल होनी थी। आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ करती है, और पूछताछ करने पर ये जो दर्दनाक कहानी जो शुरू हुई है, इसके पीछे एक लंबे तकलीफ़ की, लंबी दर्द की कहानी और निकलकर सामने आती है। पता चलता है कि डॉक्टर शर्मा की जो धर्मपत्नी थी, वर्षा शर्मा, वो तकरीबन 10-12 सालों से ब्लड कैंसर जैसी खतरनाक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी।
इस तरह की बीमारियां किसी परिवार को कितना तोड़ देती हैं, कितना मजबूर कर देती है कि इंसान कई बार वो करता है जो उसे कभी नहीं करना चाहिए। वर्षा शर्मा जब लंबे समय से बीमार थी, उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था। आप सोचिए, उनके पति खुद डॉक्टर हैं, इसके बावजूद वो मेडिकल के एक्सपेंसेस जो हैं, खर्चे जो हैं, वो मीट नहीं कर पा रहे थे, पूरी तरह से वो खर्च वहन नहीं कर पा रहे थे। खुद उन्होंने अपनी पत्नी को अनगिनत बार ब्लड डोनेट किया, लेकिन किसी भी इंसान के ब्लड डोनेट करने की भी एक क्षमता होती है। वो साल भर में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 2 बार, इससे ज़्यादा ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने, मुझे ये जानकारी मिली कि उन्होंने शायद 2 बार से भी ज़्यादा साल भर में, बल्कि कई बार उन्होंने अपनी बीवी को खून दिया और ख़ुद जो है एनीमिक हो गए, रक्त अल्पता का शिकार हो गए। पूरा परिवार फाइनेंशियली इतना कमज़ोर हो गया, इतना टूट गया था कि इनके लिए एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच, चूंकि ये बीमारी लंबे समय से चली आ रही थी, परिवार लंबे समय से तबाह था, इसी बीच कोरोना का वो भयानक दौर आया। और आपको जानकर दुख होगा कि कोरोना काल में आर्थिक तंगी, मुफलिसी, घर में बीमार सदस्य का होना, इन सारी चीज़ों की वजह से वो जो छोटा सा बच्चा है, उसकी पढ़ाई भी छूट गई। और अब समझिए कि पिछले 1.5-2 सालों से, या उससे भी ज़्यादा वक्त से, वो 12 साल का बच्चा जो है वो स्कूल भी नहीं जा रहा था। तो एक तरह से एक पूरा का पूरा परिवार बीमारी की वजह से अपने आप को लगातार समाज से कटा हुआ महसूस कर रहा था। आप सोचिए, अगर किसी मध्यम वर्गीय परिवार में इस तरह की परेशानी होती है तो जितनी भी सेविंग होती है, वो सारे पैसे जो है वो इलाज में किस तरह पानी की तरह बह जाते हैं। इलाज कितना महंगा है, और नाते रिश्तेदार अगर मदद करते भी हैं तो कुछ दिनों तक करते हैं। फिर एक वक्त, एक मोड़ ऐसा आता है जब नाते रिश्तेदार सब कुछ ऊपर वाले के हवाले कर देते हैं, या सोचते हैं कि चलो हमने तो अपना फ़र्ज़ निभा दिया, बाकी उनकी वो जाने। कोई किसी का दर्द कब तक उठाता है, कब तक लेता है। सचमुच इस तरह की कहानियों को सुनने समझने के बाद लगता है कि इंसान वाकई इस दुनिया में अकेला है। तो खैर, ये जो परिवार है, ये वहीं काशीपुर में सैनिक कॉलोनी में रहते थे। आर्थिक रूप से इनकी हालत बहुत ख़राब थी। फिज़िकली तो खैर ये परेशान थे ही, टूट चुके थे। ऊपर से इतनी तकलीफ़ या गरीबी थी कि ये जिस किराए के मकान में रहते थे, उसका किराया भी नहीं दे पा रहे थे। तो ये परिवार, और ख़ासकर डॉक्टर इंद्रेश शर्मा, बहुत परेशान थे। और उन्होंने पहले भी कई बार कुछ ख़तरनाक करने के बारे में सोचा था, लेकिन वो इरादा, वो सारी चीज़ें वो टाल गए थे। लेकिन अब एनेस्थीसिया के ओवरडोज से उनकी मौत की बात साफ़ हो चुकी थी। क्या हुआ होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जब इस मामले की पुलिस ने जांच शुरू की, आसपास के लोगों से सारी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उस 12 साल के छोटे से बच्चे से पूछताछ करने का फ़ैसला किया। वो बच्चा माँ बाप के बगैर कितना टूट चुका होगा, आप उसके बारे में ज़रा सोचिए। उस बच्चे की एक बड़ी बहन है, दीदी है, जिसकी शादी हो चुकी है। वो अपने परिवार के साथ है। वो भी अपनी तरफ से भरसक कोशिश करती थी, लेकिन उसके हाथ में भी सब कुछ नहीं था। बच्चे से जब पुलिस ने पूछा कि अच्छा, बीती रात को, यानी मंगलवार की रात को क्या क्या हुआ था बेटा, बताओ, तो उस लड़के ने मासूमियत भरे अंदाज में ये कहा कि बीती रात को रोज़ाना की तरह वो तीनों घर में बैठकर एक साथ उन्होंने खाना खाया था, और पापा बहुत खुश थे। दूसरे दिनों के मुकाबले वो ज़्यादा जॉली लग रहे थे, और हमने और पापा ने बीती रात को बैठकर देर तक लूडो भी खेला था, तकरीबन रात 12 बजे तक। इस बीच शाम को जब वो हॉस्पिटल से घर आए थे, तो वो अपने साथ 2-3 इंजेक्शन लेकर आए थे, और उन्होंने कहा था कि ये सारे इंजेक्शन आज हम लगाएंगे, हम लोग खुद ये इंजेक्शन एक दूसरे को लगाएंगे। तो बेटे ने ये पूछा था कि पापा ऐसा क्यों, इंजेक्शन क्यों लगाना है, सबको क्यों लगाना है, बीमार तो मम्मी है। तो पापा ने ये कहा था कि नहीं बेटा, ये एक प्रैक्टिकल है जो हम सारे लोगों को करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 12 साल की उम्र ऐसी होती है जब इंसान न तो पूरी तरह से समझदार होता है और न ही पूरी तरह से वो मासूम ही होता है। मतलब एक तरह से बॉर्डर लाइन एज है। तो ये मासूम जो है, ये बच्चा जो है, ये भी समझने लगा था, सेंस करने लगा था। तो इसने अपने पापा से ये कहा कि पापा, अगर आप दोनों कहीं जा रहे हैं तो मैं भी साथ चलूँगा, और प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। इंजेक्शन लगाने की जो बात है पापा, तो पहला इंजेक्शन आप मुझे लगाना। ये बात
बेटे ने उसके पापा से कही थी। और बेटे को याद था कि जब उसने ये बात कही उसके पापा रोने लग गए थे। और फिर आखिरकार पापा ने बेटे को भी इंजेक्शन लगाया, बल्कि पहला इंजेक्शन उन्होंने अपने 12 साल के लाडले को ही लगाया था। और फिर उनका जो बेटा है वो अपने कमरे में सोने चला गया। और इसके बाद जो दंपत्ति है, शर्मा दंपत्ति, ये अपने अपने कमरे में चले गए। और जाहिर है इनके शरीर में जब एनेस्थीसिया का डोज मिला है, ओवरडोज मिला है, तो इन्होंने भी अपने शरीर में इंजेक्शन लगाए होंगे। अब सवाल यह है कि अगर बेटे को इंजेक्शन लगाया तो बेटा सुबह सही सलामत कैसे था? तो इसका बहुत सीधा सा उत्तर जो मुझे समझ में आता है वो यही है कि पापा तो पापा हैं, उनका दिल जो है बेटे के लिए रोता होगा। वो सोच में पड़ गए होंगे क्या करें क्या नहीं करें, और आखिरकार उन्होंने ये फैसला लिया होगा कि वो बेटे को पूरी तरह से निराश नहीं करेंगे, लेकिन बेटे के साथ कुछ बुरा भी नहीं करेंगे। हो सकता है कि उन्होंने बेटे को एनेस्थीसिया की उतनी ही डोज दी हो जितना डोज इंसान कुछ घंटों की नींद के लिए ले सकता है, या जिससे उसे गहरी नींद आ सकती है। यही वजह है कि सुबह बेटे की नींद खुल गई और ये राज भी खुला, ये कहानी भी सामने आई, लेकिन डॉक्टर इंद्रेश शर्मा और वर्षा शर्मा इस दुनिया में नहीं थे। तो ये थी पूरी कहानी जो अपने आप में बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन ये कहानी अपने आप में कई सवाल भी खड़े करती है। मैं कई बार ये सोचता हूँ, हमारे देश को आज़ाद हुए इतना वक्त गुजर गया, हम कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं कर सके जहाँ बीमार इंसान जो है अपना इलाज करा सके। कई सारे देशों के बारे में सुनता हूँ जहाँ पर हमारे यहाँ से लोग माइग्रेट करके चले जाते हैं, वहाँ जाकर अच्छी ज़िंदगी जीने के ख्वाहिशमंद होते हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, मैक्सिमम कंट्रीज़ में मैंने ये सुना है कि वहाँ जो है सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है। इंसान जब बीमार होता है तो उसे अपने इलाज के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं होती। प्राइवेट हाथों में इस तरह से इलाज को भगवान भरोसे नहीं छोड़ दिया गया है, जहाँ पर एक आदमी बीमार पड़े तो या तो करोड़ों रुपए उसकी जेब में हो, और अगर ना हो तो वो तिल तिल कर जानवरों की तरह मरे। क्यों हमारा मेडिकल सिस्टम इस तरह से इतने सालों बाद भी डेवलप नहीं हो सका, ये सोचने वाली बात है। क्या हमारे देश की घनघोर तरीके से बढ़ती आबादी, संसाधनों का टोटा, उसकी कमी इन चीज़ों के पीछे जिम्मेदार है? क्या सरकारों की इच्छा शक्ति इस चीज़ के पीछे जिम्मेदार है? काश कि इस परिवार को कोई सोशल सिक्योरिटी होती, काश कि ये परिवार वक्त पर और सही तरीके से अपना इलाज करा रहा होता, काश कि इस परिवार को इलाज कराने के चक्कर में बिल्कुल दिवालियेपन के कगार तक नहीं पहुंचना पड़ता, तो शायद इस तरह की दर्दनाक घटना नहीं होती। हम सारे लोगों को अपनी अंतरात्मा में झांकने की ज़रूरत है, और हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरह के राजनेताओं को वोट देते हैं, जो वोट तो लेते हैं सालों साल, लेकिन इंसान के लिए जो बुनियादी चीज़ है, जो सबसे मैं कहूँगा कि प्रायोरिटी वाली चीज़ है, सबसे पहला हक, जीने का हक, एक तरह से बगैर इलाज के इंसान को सरकार वो जीने का हक ही नहीं देती। सिर्फ जीने का हक दिया जाता है, संविधान में लिखा है, ये बोलने से नहीं होता। बीमार इंसान कहाँ जाए? आप अभी देखिए, मैं दिल्ली की बात अगर करूं, दिल्ली में इतना बड़ा, देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, लोग फुटपाथ पर पड़े रहते हैं, कॉरिडोर में, बरामदे में इलाज हो रहा है। ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत क्यों है? कब ये सिस्टम सुधरेगा? मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के कैओटिक सिचुएशन के ऊपर, इस तरह के स्थिति के ऊपर जहां इंसान जो है तिल तिल कर मर रहा है? परिवार में किसी इंसान का बीमार हो जाना किसी बुरे स्वप्न से, बुरी या बुरे स्वप्न से अलग बात नहीं होती। इस पर आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सारे लोगों के कमेंट का, सारे लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। खैर, जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप सबको सुनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि कैसे एक इंसान जो है वो जीते जी आदमखोर बन गया। उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के कमेंट जो है हमारे ऑडियो क्वालिटी के ख़राब होने को लेकर हैं, और उस चीज़ का मुझे बड़ा खेद है। रेगुलर जो हमारी प्रैक्टिस है, हम वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले उसका ऑडियो चेक करते हैं, लेकिन जब हमने चेक किया था कल भी, तो ऑडियो जब रिकॉर्ड किया हमने एक छोटा सा क्लिप, तो वो प्रॉपर था। लेकिन इसके बाद जब पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई तो हमने देखा कि ऑडियो क्वालिटी थोड़ी इन्फीरियर है, ख़राब रिकॉर्ड हुई है। लेकिन उसको दोबारा रिकॉर्ड करना और फिर से उसको एडिट करके बिल्कुल क्लीन करना हमारे लिए उस वक्त मुमकिन नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो आज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ और आप लोगों से अगले दिन माफ़ी मांग लेंगे। तो जिस तरह से कमेंट आप लोगों ने किया है, हमें बड़ा खेद है, और उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये शिकायत दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी। खैर, आइए कुछ दर्शकों के नाम पढ़ते हैं। शाह जी का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। अबेदा बेगम जी ने भी कमेंट किया है, बहुत
धन्यवाद आपका। उन्होंने बैड ऑडियो पर ही बहुत सारे कमेंट किए हैं। साज के नाम से एक आईडी है। सत्यव्रत बिस्वाल जी का कमेंट आया है, उन्होंने भी ऑडियो के बारे में कहा है। सिंह गुरसेवक जी, इन्होंने भी अपनी राय रखी है, लेकिन ये बड़े नाराज़ हैं और इन्होंने कहा कि अच्छे टेक्नीशियन रखो सर। चलिए ठीक है दोस्त, मैं समझ सकता हूँ। देखिए 365 दिन ये काम चल रहा है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। मैं आप सबसे माफ़ी का तलबगार हूँ, अगर हो सके तो कंसीडर कीजिए। पेट्रोटिक इंडियन के नाम से एक आईडी है, अलीम जान है, उन्होंने कमेंट किया है। लिखित ने अपनी बात रखी है। मरियम मोहम्मद जी का भी कमेंट है। राहुल दांगी जी के हायरा और असीम गांगुली जी ने भी कमेंट किया है। इन्होंने कहा है कि वीडियोस का साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, शायद माइक्रोफोन प्रॉब्लम है। नसरीन अख्तर जी का भी कमेंट है। लाइव ट्रेड के नाम से एक आईडी है, बहुत बहुत स्वागत आप सारे लोगों का। अब्बास सिद्दीकी जी, मोहम्मद शान जी का कमेंट आया है। कुलवंत सिंह जी हैं। द टस्कर के नाम से आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है। अजरा अकरम जी रेगुलर कमेंट करती हैं, स्वागत आपका। कमलेश कावाजी ने भी अपनी बात रखी है। राजेंद्र पांडे जी हैं। नवजोत कुमार जी हैं। प्रियंका घोष हैं। बुलेट राजा हैं। बी योर ओन वर्जन है। तो खैर बी योर ओन वर्जन ने ऑडियो क्वालिटी से अलग हटकर ये कहा है कि मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, हालांकि मैं उनका फेवरेट हूँ। लेकिन देखिए विडंबना ये है कि उन्होंने अपना नाम फिर भी लिखा नहीं है। बी योर ओन वर्जन के नाम से उनकी आईडी है, तो मैं कैसे नाम लूँ दोस्त। विजेंद्र सिंह जी का भी कमेंट आया है और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो मैं आप सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ। कमेंट मैक्सिमम ऑडियो क्लिप से रिलेटेड ही है, स्टोरी पर कमेंट थोड़ा कम आया है। कहने का मतलब ये है कि जो ऑडियो क्वालिटी है अगर वो इन्फीरियर हो जाती है या थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तो ऑब्वियसली वो मज़ा किरकिरा तो करता है, तकलीफ़ होती है सुनने में। तो खैर कोशिश करेंगे कि ये चीज़ रिपीट ना हो। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। आज जो कहानी जो वाक़या मैंने आप सबको सुनाया उस पर आपकी राय क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।